नमस्कार, मैं हूँ संदीप और मेरे चैनल स्टॉक फॉर मनी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आजकल जो मार्केट में जो खबर जो चर्चा बहुत आम हो गए है कि यूएस में और बाकी पश्चिमी देशों में एक बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। स्टॉक मार्केट बहुत हद तक गिर सकता है, ऐसा जो प्रिडिक्शन दिया गया है बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, कितना हद तक मार्केट गिर सकता है और कितनी हद तक हमारे निवेश जो है वो प्रभावित हो सकता है और ग्रोथ क्या होने वाला है और क्या इसे बचा सकता है कि नहीं बचा सकता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम। तो वापस आते हैं हमारे शो में। तो आज हम जानेंगे कि जो रिसेशन की बात की जा रही है उसका कारण क्या है। वो सबसे पहले हम एक बार देख लेंगे क्या क्या कारण है जिस वजह से रिसेशन के जो र्यूमर्स चल रहा है और जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़े रिसेशन आने वाला है अमेरिका समेत बड़े वेस्टर्न इकोनॉमी में, और उसका क्या प्रभाव, कितना प्रभाव हमारे इंडियन इकोनॉमी में पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये शुरू हुआ 2020 में कोरोना के समय। इंडिया में एक अलग ही माहौल चल रहा था। 2019 में जब नोटबंदी किया गया उसका एक प्रभाव था, उसका एक अलग ही मंदी चल रहा था हमारे देश में। बहुत प्रभावित हुआ, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ हमारे बिजनेस यहाँ पे। और जीएसटी जैसे लागू हुआ उसके साथ साथ जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी लागू होने के साथ जीएसटी में जब शिफ्ट कर गया टैक्स सिस्टम, तब एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आया था कि किस तरीके से टैक्स कलेक्शन होगा, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, जीएसटी का एक अलग ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। बहुत से इसमें समस्याएं आई थी। उस वजह से एक अलग ही मार्केट फॉल देखने को मिला था। बिजनेस में एक बहुत ही दिक्कत आई थी। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया, 2 साल चला। तो पहली साल में 2020 में सबसे बड़ा गिरावट देखने को मिला। उसके बाद 2021 में जब वैक्सीन आ गई तो धीरे धीरे परिस्थिति संभलने लगे और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे। वो इंडिया में दो जो मंदी है वो छोटा 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 या मीडियम जो भी आप बोल सकते हैं, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि तीसरा आने वाला है। क्या तीसरा आएगा हमारे देश में? क्यों आएगा? ऐसा कोई परिस्थिति है क्या? इंडिया में तो नहीं दिख रहा है। एक आम इन्वेस्टर की नज़र से अगर हम देखें तो इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है कि रिसेशन आने वाला। हाँ, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में तेल का भाव बहुत बढ़ गया है, डॉलर का भाव बहुत बढ़ गया, तो उसका एक प्रभाव रह सकता है। लेकिन एक आम इन्वेस्टर के मदद नज़र में वो दिख नहीं रहा है। फिर भी अगर लोग कह रहे हैं कि होगा, तो क्यों होगा? कहाँ पर रिसेशन हो रहा है, कहाँ पर प्रेडिक्शन है, कहाँ पर इसका प्रभाव सबसे बड़ा है, वो है अमेरिका में और यूएस में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण दो है। एक तो कोरोना थे, कोरोना से उबर चुके हैं। तो सबसे बड़ा कारण दो थे, एक तो कोरोना और एक यूएस यूक्रेन लड़ाई। तो इससे रिलेटेड जो है 5 फैक्ट है, वो इस रिसेशन को जो है ट्रिगर कर रहा है, जो कहा जा रहा है। तो वो हम देखेंगे कि कौन सा वो कारण है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कोरोना कोरोना के समय क्या किया गया। विभिन्न देश के गवर्नमेंट द्वारा जो सब्सिडी दी गई जनता को, वो बहुत बड़ी मात्रा में थे। छोटी छोटी दिए गए, छोटी छोटी मात्रा में हर एक परिवार को। लेकिन एक साथ किया जाए तो बहुत बहुत बड़ा मात्रा हो जाता है। वो जो पैसा है वो मार्केट में रह गया, मार्केट से गया नहीं, वो मार्केट में वो पैसा रह गया। वो एक
स्टेबल इन्फ्लेशन बनाकर चला गया। अब क्या हुआ, कोरोना तो चले गए, लेकिन वो पैसा मार्केट पर रह गया, इन्फ्लेशन स्थायी रूप में बढ़ गया। अब उस इन्फ्लेशन को, एक्स्ट्रा कैश फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है, वो इन्फ्लेशन बना रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो अब क्या है, अब कोई उपाय नहीं है। इन्फ्लेशन बन क्यों रहा है, जो एक्स्ट्रा कैश फ्लो मार्केट में होने की वजह से एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ रहा है, लोग उस पैसे से खरीदारी करना चाहते हैं, चीज़ें खरीदना चाहते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज लेना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का कमी महसूस किए गए हैं। कैसे, सप्लाई चेन बर्बाद हुआ है चाइना की वजह से। चाइना विश्व के सबसे बड़ा फैक्ट्री बोला जाता है। चाइना में आज भी लॉकडाउन चल रहा है, तीसरी लहर चौथी लहर चल रहा है उधर, छोटे बड़े लहर। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस डाल दिया है इंडस्ट्री पर। कोरोना जीरो कोरोना ऐसा एक वहाँ पे पॉलिसी बनाया गया है, तो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट है। उसके वजह से सप्लाई चेन बहुत हार्ड हुआ है। और दूसरा हुआ है यूएस यूक्रेन लड़ाई के वजह से, यूएस यूक्रेन लड़ाई की वजह से कई तरह से हार्ड हुआ है। एक तो चाइना की वजह से सप्लाई लाइन वो हार्ड हुआ है, तो सप्लाई घट गया है। खास करके चाइना जो बनाता है प्लास्टिक का सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, स्टील का प्रोडक्ट, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट हैं। कई सारी चीज़ों का रॉ मटेरियल्स वो बनाता है, जो अलग देशों में जाकर उसका असेंबल होकर नया प्रोडक्ट बनता है। मशीन पार्ट्स बनाता है, मशीन पार्ट्स में एक्सपर्ट है चाइना, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और मशीन पार्ट्स। और दवाई के जो सामग्री है उन चीज़ों पर एक्सपर्ट है चाइना। तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा घाटा हो गया। आप अगर किसी कंपनी चलाना चाहते हो, एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, आपके फैक्ट्री के जो पार्ट्स है, जो मशीनरी है, वो चाइना से आएंगे। अगर चाइना से नहीं आएंगे या फिर मशीन पार्ट्स नहीं आएंगे, मशीन लगा हुआ है लेकिन पार्ट्स चाहिए, पार्ट्स नहीं आएंगे तो मशीन नहीं चलेगा, उनकी वजह से आपका फैक्ट्री बंद होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा सप्लाई गैप हो गया है। ये जैसे टाटा मोटर्स की जो घटना हुई, टाटा मोटर्स में गाड़ी बनाने के समय जो चिप है उसका कमी महसूस की गई, बहुत ज़्यादा टायर की कमी, बहुत सारे पार्ट्स की कमी महसूस हुई। तो चाइना की वजह से सप्लाई लाइन बहुत बड़े तरीके से हार्ड हुआ है, और ये संभालने के मौका मिले इससे पहले यूक्रेन और रशिया का वार हो गया। अब यूक्रेन और रशिया का खासियत देखिए, ये भी दो बड़े सप्लाई मास्टर हैं। ये भी मतलब दुनिया के दो बड़े फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री का गढ़ है। एक तो यूक्रेन, चाइना की तरह वो भी बड़े फैक्ट्री का गढ़ है। एक तो फूड ग्रेन्स के जो सप्लायर है, बहुत बड़े यूरोप में सप्लायर है, वो है यूक्रेन। गेहूं के बड़े मात्रा में सप्लाई करता है यूक्रेन। तो फूड ग्रेन्स में बहुत कमी आ गई, बहुत हार्ड हुआ फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट। उसके साथ साथ फर्टिलाइजर से साथ साथ स्टील और मेटल हार्डवेयर जो है उसका स्पेशलिस्ट है यूक्रेन। और सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस जैसे सर्विस देते हैं, वैसा ही सर्विस यूक्रेन भी देते आ रहे हैं पूरे यूरोप को और पूरे विश्व को भी। वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। तो सब कुछ बर्बाद हो गया, वहाँ पे सप्लाई चेन बिल्कुल टूट गई। उसके साथ साथ उनके साथ लड़ कौन रहा है, रशिया। वो भी खुद अपने आप में एक बड़ा सप्लाई लाइन है, बड़ा सप्लायर है। वो क्रूड ऑयल और गैस यूरोप को बड़े मात्रा में सप्लाई करता है, सबसे बड़ा सप्लायर है। उसके साथ साथ फर्टिलाइजर, केमिकल मतलब केमिकल के हर तरह की कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल्स, वो रशिया से आते हैं। उसके साथ साथ मेटल्स, उसके साथ साथ मेटल ओर्स जो है, हाँ, इस तरह तरह की चीज़ें। और हार्डवेयर में भी वो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में।
वहाँ पे भी आके वो सब हाट हो गया। अब क्या हुआ, रशिया के जो लॉजिस्टिक्स है वो भी बहुत बड़ा है, वो हार्ट हुआ है, क्योंकि उन सबके रशिया के बैंकिंग सिस्टम वो सबसे बड़ा हार्ट हुआ है। अच्छा, उनके ऊपर सेंक्शंस लगे हुए हैं यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, बहुत बड़ा बड़ा सेंक्शंस लगे हुए हैं। उस वजह से रशिया के साथ सीधा सीधा बिजनेस भी नहीं कर पा रहा है, बाकी दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बिजनेस करना जरूरी है क्योंकि उनके पास वो खास चीज़ें हैं, जैसे क्रूड ऑयल जैसी चीज़ें उनके पास खास रूप से मौजूद है और बहुत ही सस्ता मिलता है उनसे। वहाँ पे सप्लाई लाइन हट हो गया। अब यूरोप में गैस की कमी हो गई, यूरोप में गैस की फ्यूल की कमी हो गई, तो यहाँ फ्यूल के दाम बढ़ने लगा, तो चीज़ों के दाम बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन और भी बढ़ गई। इन्फ्लेशन बढ़ गई तो वो अमेरिका में भी उसका प्रभाव दिखने लगा। अमेरिका में प्रभाव दिखने लगा तो अमेरिका ने क्या किया, उनके जो बैंक के जो लेंडिंग रेट है फेड रिजर्व के, वो बढ़ा दिए। वो अगर बढ़ा दिए तो उसमें क्या हो गया कि वहाँ के रेपो रेट बढ़ने से डॉलर की कीमत बढ़ गई। बाकी जो सारे मुद्राएं हैं दुनिया में उसकी तुलना में डॉलर की कीमत सब्सटेंशियली बढ़ गई। इंडिया की तुलना में बढ़े, ये तो हमें पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को कभी भी वो बीट कर लेते हैं। लेकिन यूरोप के करेंसीज यूरोप के मुकाबले में और पाउंड के मुकाबले में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये यूरोप के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है। तो इस वजह से वहाँ भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है यूरोप में कि यूएस के पॉलिसी के साथ ना जाए, वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखे, ऐसा मांग उठ रहा है वहाँ भी। तो ये सब चल रहा है। इस बीच जो मेन पॉइंट है वो है, एक तो चाइना की वजह से सप्लाई लाइन, चाइना की वजह से, चाइना से रिलेटेड जो सप्लाई लाइन है वो पहले बर्बाद हुआ। उसके बाद रशिया और यूक्रेन के साथ लड़ाई के वजह से रशिया के सप्लाई लाइन और यूक्रेन का सप्लाई लाइन दोनों बर्बाद हुआ। तीन देश जो बहुत बड़े सप्लायर है दुनिया के, उन सारे सप्लाई लाइन बर्बाद हो चुके हैं। उसके वजह से डिमांड डिमांड एक रहता तो और बात होता, लेकिन कोरोना सब्सिडी के वजह से डिमांड स्वाभाविक से बढ़ गया है, नॉर्मल से बढ़ गया है और सप्लाई नॉर्मल से घट गया है। तो जो गैप है वो बहुत बड़ा दिख रहा है और वही गैप जो है वो रिसेशन का, इन्फ्लेशन का कारण बन रहा है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो डिमांड को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, रेपो रेट को बढ़ाकर मार्केट में कैश फ्लो को थोड़ा कंट्रैक्ट करके डिमांड को स्लो किया जा रहा है, ग्रोथ को स्लो किया जा रहा है, मतलब डिमांड ग्रोथ को स्लो किया जा रहा है। इस वजह से भी एक मंदी लाया जा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मेन टारगेट है इन्फ्लेशन। तो मंदी अगर लाएगा, रिसेशन अगर लाएगा तो जॉब क्रिएट होना बंद हो जाएगा, उल्टा जॉब चले जाएंगे बहुत सारे लोगों के। तो वो खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे नहीं, कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें तो उनको खरीदना ही पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, वो पैसा तो खर्च करना नहीं चाहते, लेकिन उनका जॉब भी चले गए हैं। तो इस वजह से उनको जो सफरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाले हैं ये अगला रिसेशन जो आने वाले हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इंडियंस क्या करें, हमारे यहाँ का निवेशक क्या करे, हम कैसे प्लानिंग करें, कितना हमारे भारतीय बाजार में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, इसका हम कैसे पता लगाएं, इसका हम कैसे एस्टिमेट करें, इस बारे में हमारे सरकार क्या कदम लिया जा रहा है। तो आप सबको पता है, जो लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं आपको सबको पता होगा कि मोदी सरकार पिछले कुछ सालों से इंसेंटिव लिए जा रहा है और ऐसा एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम किए जा रहा है कि डॉलर के जो बढ़ती कीमत है उससे छुटकारा मिलना चाहिए। इसके लिए डी डॉलराइजेशन प्रोसेस उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किए गए हैं। डॉलर के बदले में वो गोल्ड पे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। और विश्व के सभी बड़े देश और विकासशील देश यही कर रहा है आज के समय में कि धीरे धीरे गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहा है। रिसेंट जो आंकड़े हैं वो 36% गोल्ड रिजर्व वो बढ़ा चुके हैं इंडियन मार्केट पिछले 1-2 सालों में, और भी बढ़ाने जा रहा है। यूएई के साथ एक बहुत बड़ा डील हुआ है, 200 टन गोल्ड, 2 लाख केजी गोल्ड यहाँ पर आने वाला है जो डोमेस्टिक यूज़ किए जाएंगे। लेकिन वो
देश में ही रहेंगे तो देश का जो गोल्ड रिजर्व है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप गोल्ड के जो रिजर्व है उसको बढ़ाने का प्रोसेस चालू है। और गोल्ड आएगा तो हम अल्टीमेटली गोल्ड से और गोल्ड बॉन्ड से हम क्या करेंगे, हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर पाएंगे। दूसरी बात, ब्रिक्स ब्रिक्स के तौर पर ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 बड़े कंट्रीज जो है, बड़ी इकोनॉमी जो है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में बड़ी इकोनॉमी और प्रभावशाली इकोनॉमी है, ये 5 बड़े कंट्रीज, इन्होंने एक नया बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक जॉइंटली। और इसके अंदर आप बात चल रहा है कि नया एक करेंसी बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस बारे में चर्चाएं चल रहा है। और इन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे एक बड़ा रिजर्व फंड बनाया है इन 5 देशों को, और आसपास के और भी गरीब देशों को मदद करने के लिए बहुत बड़ा एक रिजर्व फंड भी बनाया हुआ है। तो धीरे धीरे हम अपने एक ब्रिक्स करेंसी बन सकता है उस संभावना की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अगर ब्रिक्स के एक अपना करेंसी बन जाए तो वो स्वाभाविक रूप से डॉलर को धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट करता रहेगा। अब पेमेंट सिस्टम, जब से यूक्रेन और रशिया युद्ध शुरू हुआ और रशिया के ऊपर बैन लगा तो स्विफ्ट जो पेमेंट सिस्टम है यूरोपियन और सारे दुनिया में वो चल रहा था, तो स्विफ्ट सिस्टम से उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो तब से एक सवाल उठना शुरू हो गया कि रशिया अब क्या करेगा। तो रशिया का अपना पेमेंट सिस्टम है, चाइना ने प्रपोज किया कि उनका पेमेंट सिस्टम वो अपनाए, इंडिया ने प्रपोज किया कि इंडिया का यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है हमारे देश में, वो पेमेंट सिस्टम रशिया भी अपनाए। तो खैर रशिया का अपना पेमेंट सिस्टम है। अब रशिया और चाइना, इंडिया, इन देशों में अब बातें चल रहे हैं कि इन पेमेंट सिस्टम को इकट्ठा करके एक यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम क्या हम चालू कर सकते हैं, जिसमें ब्रिक्स देश भी शामिल होंगे और बाद में दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल हम यूपीआई को आगे बढ़ा रहे हैं दूसरे देश में, यूएई, यूरोप जैसे दूसरे देशों में, अफ्रीका और हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है वहाँ पे मोदी सरकार लगे हुए हैं, वहाँ पे धीरे धीरे यूपीआई का विस्तार करने का, यूपीआई का नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा संकेत है और धीरे धीरे ब्रिक्स कंट्रीज में एक यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम हो सकता है, ऐसा आगे नज़र भी आ सकता है, इसका बातचीत चल रहा है। अब आगे क्या स्टेप लिया जा रहा है? तीसरा स्टेप है कि हमारे अपने करेंसी रूपी में ट्रेड करना। तो आपने देखे होंगे कि ईरान के साथ जो वेल का डील हो रहा है वो रूपी में ट्रेड हो रहा है। तो रूपी में ट्रेड करना ऑलरेडी चालू कर दिया गया है, आरबीआई की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि रूपी में ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा, बाकी देशों के साथ भी सहमत बनाकर रूपी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये भी कदम उठाया जा रहा है वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से। और वर्तमान सरकार के जो ऑफिशियल्स है, जो मंत्रियां हैं, वो सारे लगे हुए हैं विदेश में उनके काउंटर पार्ट्स के साथ हर वक्त चर्चा चल रही है और धीरे धीरे डॉलर के सब्स्टिट्यूट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम ये लागू करने की कोशिश कर रहा है ताकि डॉलर की बढ़ती कीमत के साथ हमारे जो व्यापार है वो कहीं उनका हैम्पर ना हो जाए। अब और क्या कदम उठाया जा रहा है कि हमारे देश में डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है कि विदेश से आने वाले जो सस्ते चीज़, जो विदेशी सरकार जो करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं और बहुत सस्ते दाम में हमारे देश में आकर डंपिंग करते हैं, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया हमारे सरकार ने। ऐसे करके क्या होता है, जैसे मोबाइल वगैरह और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें चाइना से आ रही थी बहुत सस्ती रेट में, जो कि हमारे यहाँ के डोमेस्टिक जो फैक्ट्रीज है, डोमेस्टिक कंपनी है, उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर हमारे देश का जो इंडस्ट्री है उसको सेव कर लिया। तो इससे क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री बने रहेंगे तो यहाँ पे जो कामगार है वो बने रहेंगे, यानी जॉब सस्टेन होते रहेंगे, जॉब क्रिएट होते रहेंगे। ये होना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हमें एक्सपोर्ट के लिए और जॉब के लिए विदेशों से डिपेंडेंसी हमें बहुत कम होगा और डोमेस्टिक मार्केट के दम पर हम बाहर के जो सारे प्रेशर है, सारे रिसेशन है, सब कुछ हम
टैकल कर पाएंगे, ऐसा हमें पूरा पूरा का पूरा उम्मीद रहता है। ऐसे हम पहले भी देखे थे, मनमोहन सिंह के समय में भी देखे थे कि 2008 में क्या हुआ था, लेकिन इंडिया संभल गए थे। अब एक चीज़ हो रहा है कि और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान है देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है, सड़कें बन रहे हैं, बिजली को और भी विस्तार किया जा रहा है, रेलवे में और भी स्पीड लाया जा रहा है और एक्यूरेसी लाया जा रहा है। रेलवे में जो फ्रेट है उसको बढ़ाया जा रहा है, और अभी टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो है 5G चालू कर दिया गया है, बहुत ही जल्दी पूरे देश में चालू कर दिए जाएंगे। तो 5G का जो स्पीड है, कम्युनिकेशन स्पीड, इंटरनेट स्पीड, ये ऑनलाइन बिजनेस के साथ साथ, ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ साथ, ऑनलाइन जो बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस, ये और भी ऑपरेशन, ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशन, ये और भी बढ़ जाएगा और एक बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हो रहा है। अच्छा, रशिया से हमें तेल और कोयले ये सब खरीदने में हमें सब्सिडी मिल रहा है, तो वहाँ कुछ पैसा बच रहा है। तो ये सब करके हमारी इकोनॉमी एक अच्छी जगह पे रहेगा, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। और आगे अगर हम देखें तो रिसेंटली IMF के चीफ ने ये कमेंट किया है कि एक पूरी दुनिया में रिसेशन के जो अंधेरा है उनमें एक उजाले की रोशनी है इंडिया। इंडिया के जो ग्रोथ रेट है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, वो लगभग 6.8% है और बाकी देशों के सब 4% के नीचे है। तो इंडिया आगे जाकर एक बहुत बड़ा दुनिया की इकोनॉमी को संभालने में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। तो मेरा ये खुद का मानना है कि इंडियन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मार्केट वॉच करते रहना है, क्या हो रहा है, क्या खबर आ रहा है हमारे देश में, क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो फल मिलता रहेगा, उसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता रहेगा और इंडियन इन्वेस्टर्स को हमेशा के लिए बूस्ट भी मिलता रहेगा। तो ये हमारा आशा है और हम इन्वेस्ट के साथ जुड़े रहेंगे, मार्केट के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो हमारे आज के चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि हमारे चर्चा आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप अपना आप अपना विचार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में रख सकते हो और हमारे साथ अपना जो विचार वो साझा कर सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।